ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिद्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से द्रव्य तत्व और फिर अंत में मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है। हम सभी प्रतिदिन एक गाथा का अर्थ और व्याख्या समझ रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 11 पर आ चुके हैं। जीव के 9 अधिकार बताए गए थे, उनमें से संसारित्व, संसार में स्थित जीव कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारे वर्णन यहाँ पर इस गाथा में समाहित हैं। गाथा बहुत अच्छी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। पुढवी, पुढवी, ढ है, ये ड नहीं है। ड इसका उच्चारण अलग होगा और ढ ये उच्चारण अलग होगा। पुढवी, पुढवी, व में छोटी की मात्रा। जल, तेय, तेय, वायु, ऊ बड़ी है, वायु। पुढवी जल तेयु वायु, पुढवी जल तेय वायु। कई जगह तेय के स्थान पर तेयु यह भी मिलता है। पुढवी जल तेय वायु। वणफदी, अधप फ, वणफदी। विविह थावरे इंदी, विविह थावरे इंदी। विग तिग चदु पंचखा, अधक ख, विग तिग चदु पंचखा। तस जीवा, तस जीवा। होन्ति, होन्ति। संखादि, संखादि। पुढवी जल तेय वायु, पुढवी जल तेय वायु। वणफदी विविह थावरे इंदी, वणफदी विविह थावरे इंदी। विग तिग चदु पंचखा, विग तिग चदु पंचखा। तस जीवा होन्ति संखादि, तस जीवा होन्ति संखादि। गाथा बहुत सरल है और एक एक शब्द यहाँ पर आराम से आपको नजर आ रहा है। कितने प्रकार के जीव इस संसार में स्थित हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है इस गाथा से। पुढवी जल तेय वायु, पृथ्वी, जल का मतलब जल, तेय तेज यानी अग्नि, वायु वायु, पृथ्वी कायिक, कायिक शब्द जोड़ दीजिए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु वायु कायिक। इसके बाद है वणफदी, वनस्पति, वणफदी वनस्पति, वनस्पति कायिक। ये 5 हो गए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 विविह थावरे इंदी,
5 स्थावर हैं, 5 स्थावर जीव और त्रस जीव ये संसारी जीव कहलाते हैं। ऊपर वाली लाइन में स्थावर जीवों को बताया गया और नीचे त्रस जीवों की चर्चा है। हम इन सब की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। विविध थावरे इंदी, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। थावर, थावर र में छोटा अ, अ, अ और इंद्रिय ए, र में अ और ए मिलकर र का जो अ है उसका लोप हो गया और ए रह गया, तो थावरे। अब ए अ और इंदी, इसका संधि विच्छेद संधि देखिएगा, तो ए अ छोटा आ और इंदी का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, तो ए इंदी ये बन जाएगा। विविध थावर ए अ इंदी, विविध थावरे इंदी। अर्थ क्या है? विविध, विविध, विविध अनेक प्रकार के, विविध अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। थावर, स्थावर, ये पांचों कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के स्थावर हैं। स्थावर मतलब एक, इंदी इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव हैं। स्थावर विविध अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं। नीचे लिखा है होंती, होते हैं। विविध अनेक प्रकार के, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 भेद हैं। लेकिन पृथ्वी कायक भी अलग अलग प्रकार का है, जल कायक अलग अलग प्रकार का है। ऐसे ये पांचों स्थावर ही विविध अनेक प्रकार के हैं। दूसरा विशेषण, ये सभी स्थावर कहलाते हैं। स्थावर यह संज्ञा है, त्रस यह भी संज्ञा है। संसारी जीवों को 2 विभाग में बांटा गया, त्रस और स्थावर। इनकी परिभाषा, एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। 2 आदि इंद्रियों वाले जीव को त्रस कहते हैं। त्रस और स्थावर की परिभाषा बहुत सरल है। आज बहुत सारी परिभाषाएं आपको लिखनी पड़ेंगी, हालांकि ये परिभाषाएं बेहद सरल हैं और आपको याद भी हो सकती हैं, याद होंगी, पहले से याद होंगी। स्थावर क्या है? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। त्रस कौन होते हैं? 2 आदि इंद्रियों वाले जीव को त्रस कहते हैं। 2 इंद्रिय, आदि शब्द से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, यहाँ तक वाले जो जीव हैं वो सब त्रस कहलाते हैं। तो ये स्थावर और त्रस की परिभाषा हो गई। यहाँ स्पष्ट भी किया गया है, थावर ए इंद्रिय, ए इंदी, ए अ इंदी, ये हमने संधि विच्छेद किया है। ए अ एक, ए अ एक, इंदी इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव। स्थावरों के पास मात्र एक ही इंद्रिय होती है। कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय। मात्र एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। इसके अलावा शेष कोई भी इंद्रिय स्थावर जीवों में नहीं होती। ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मात्र स्पर्श कर सकते हैं। एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, इन 5 स्थावरों में। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया, 5 स्थावर हैं, पृथ्वी कायक आदि। ये विविध अनेक प्रकार के हैं, स्थावर कहलाते हैं और एक इंद्रिय जीव हैं। एक अच्छी बात बताता हूँ, प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब इस गाथा को देख रहे हैं
तो हमें शब्द एक ये मिल गया। इसके पहले जब हम अर्थ करते थे तो एक इंदी, ए का अर्थ एक ऐसा बता देते थे, क्योंकि यहाँ एक इंद्रिय अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन एक शब्द कहाँ है वो दिखता नहीं था। अब प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखा तो ये हमें संधि में मिल गया। अगर इसी प्रकार से अगर भाषा को ध्यान देकर हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो एक एक शब्द ऐसा क्लियर हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मोती के दाने एक माला में पिरोए गए हैं और वो सब एक एक स्पष्ट अलग से दिखाई देंगे, उनका अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आएगा। तो एक के लिए ये शब्द आया है, ए इंद्रिय एकेंद्रिय, ये अर्थ हो गया इसका। परिभाषाएं देखिए, पृथ्वी कायिक, कायिक शब्द इसमें जोड़ा गया, पृथ्वी कायिक। कायिक, काय, काय का अर्थ होता है शरीर, कायिक शरीर वाला। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। ये पृथ्वी कायिक की परिभाषा हो गई। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जैसे खदान में दबा हुआ सोने का पाषाण, खदान में दबे हुए मिनरल्स आदि, पहाड़ के अंदर जो पत्थर है, जो मिट्टी है, ये सब पृथ्वी कायिक कहलाता है। रोड बन गई, अब रोड बन गई तो ऊपर ऊपर जो पृथ्वी का एक जीव था वो दबने के कारण, सूर्य की रोशनी गर्माहट के कारण वो चला गया, लोगों के आवागमन के कारण उसका वहां से मरण हो गया और दूसरा जीव वहां पर जन्म लेगा, मरण होता रहेगा। तो वहां पर ऊपर ऊपर वाली लेयर में तो भले ही जीव ना हो, लेकिन उसके नीचे जो लेयर है मिट्टी की, पत्थर की इत्यादि, उन सब में पृथ्वी का एक जीव है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये पूरी जो हम ईंटें पत्थर ये जो निकाल लिए गए हैं तो ये पृथ्वी का एक जीव से रहित हो गए, क्योंकि इनको भट्टे में गर्म कर लिया गया, पहाड़ से पत्थर तोड़ लिया गया, उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से अलग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो जैसे जैसे अलग किया जाएगा वैसे वैसे उसमें से जीव हटता जाएगा, या अन्य और भी प्रोसेस होती हैं उससे वो जीव हट जाता है। लेकिन सामान्य रूप से पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, जैसे ये मनुष्य का शरीर मेरा दिख रहा है, वैसे पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, मिट्टी ही जिस जीव का शरीर है, पत्थर ही जिस जीव का शरीर है, वह पृथ्वी का एक जीव कहलाता है। अभी और परिभाषाएं देखेंगे और समझ में आएगा। जल कायिक जीव, जल ही जिस जीव का शरीर है उसे जल कायिक जीव कहते हैं। जल पानी, जल ही जिसका शरीर है, नदी में बहता हुआ पानी, कुएं का पानी, बारिश में जो पानी बरस रहा है वो तो फिलहाल नॉर्मल जल है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी जल का एक, उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो जल का एक जीव हो जाता है। ऐसे और भी समुद्र का पानी, ये सब जल कायिक जीव हैं, जल कायिक जीव हैं, जल ही जिसका शरीर है। इसमें जो मछली, मगरमच्छ, छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इनको जल कायिक नहीं कह रहे, ये तो त्रस्त जीव है। देखिए ध्यान से, कुएं का पानी है, हमने एक बाल्टी पानी निकाला, यह जो एक बाल्टी पानी है यह जल का एक जीव है। अब इस पानी में अगर कुछ कचरा है तो वो कचरा अलग हुआ, पुद्गल हुआ, उसमें अगर छोटे मोटे मान लीजिए मछली या कुछ और है, कछुआ है, तो वो भी त्रस्त जीव हुआ। कई बार उस पानी में कुछ सड़न जैसी होती है, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी त्रस्त जीव हैं, वो जल कायिक नहीं है।
जल ही जिसका शरीर है उसे जल काय कहते हैं। ये अपन को समझना है। और समझिए, जब हम पानी को छानते हैं, हमने कुएं से पानी निकाला, अब हम उस पानी को दोहरे मोटे छन्ने से छान रहे हैं। कौन से जीव अलग होंगे? जल का एक जीव अलग नहीं होता। छन्ने में छानने से त्रस जीव अलग होंगे, बैक्टीरियाज वगैरह ये अलग होंगे, बड़े बड़े चीजें अलग होंगी, बड़े बड़े जीव अलग होंगे, त्रस जीव अलग होंगे, कचरा अलग होगा, लेकिन जल का एक जीव अलग नहीं होगा। अब जल का एक जीव को अलग करने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, प्रासुक करना पड़ता है। प्रासुक करने पर वह जल गर्म हो जाता है और उसमें से जितने भी जल का एक जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इससे ये बात समझ में आई, जल ही जिसका शरीर है, हम छन्ने से छान रहे हैं पानी को, तो वह पानी छन्ने से छोटी छोटी बूंद के रूप में दूसरी तरफ आ जाता है। उन जलकायक जीवों की अवगाहना, साइज, एक एक जलकायक जीव की साइज इतनी छोटी होती है कि वो छन्ने के बीच में से होकर निकल के आ जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा हमें समझना चाहिए और भी चिंतन करने की आवश्यकता है। अग्नि का एक जीव, अग्नि, अग्नि ही जिस जीव का शरीर है उसे अग्नि कायिक जीव कहते हैं। जैसे जैसे दीपक की लौ, जो ज्योति है, वह अग्नि कायिक है। गैस हमने जलाई, अग्नि कायिक है। कहीं आग लग गई, अग्नि कायिक है। जो लावा बह रहा है गरम गरम, अग्नि कायिक है। इन सब को अग्नि कायिक कहा जाएगा। इसके बाद वायु कायिक, वायु ही जिस जीव का शरीर है उसे वायु कायिक कहते हैं। हवा चल रही है, वायु कायिक जीव है। हवा नहीं भी चल रही, नॉर्मल है, तो पूरे में वायु भरी हुई है, यह वायु कायिक जीव है। अब इस वायु कायिक जीव में हवा में पतंग भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ते हैं, और इस हवा के आसपास हम भी होते हैं। तो हम वायु कायिक नहीं है, पतंग वायु कायिक नहीं है, पक्षी जो उड़ रहे हैं वो वायु कायिक नहीं है। वायु ही जिस जीव का शरीर है उसे वायु कायिक कहते हैं। और पांचवा वनस्पति कायिक, वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। पेड़ पौधे ये सब, ये वनस्पति कायिक कहलाते हैं। एक इंद्रिय जीव हैं। आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, उसके फल हैं, ये सब वनस्पति कायिक हैं। वनस्पति कायिक में जैसे पानी बहुत देर तक रखा हुआ है कहीं किसी जगह तो काई लग जाती है, ये काई वनस्पति कायिक नहीं है। ये काई तो दो इंद्रिय जीव है, त्रस जीव है, फिसलन हो जाती है, यह त्रस जीव है। पेड़ पौधे ये सब घास फूस ये वनस्पति कायिक कहलाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब ये जो पांचों स्थावर हैं इनकी शरीर की साइज जघन्य रूप से बहुत छोटी होती है। अब जैसे छन्ने से हम पानी छानते हैं तो इतना छोटा इनका शरीर का साइज होता है कि वो छन्ने से आर पार हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी साइज भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक की होती है। वनस्पति कायिक एक पूरा पेड़ है, वो पूरा पेड़ एक वनस्पति कायिक जीव नहीं है, बल्कि असंख्यात वनस्पति कायिक जीवों का मिला हुआ शरीर है। एक बाल्टी पानी हमने कुएं से निकाला,
ये एक जलकायिक जीव नहीं है, असंख्यात जलकायिक जीवों का समूह है। ऐसे ही पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक में हमें लगा लेना चाहिए। हमने पेड़ से एक आम तोड़ा, यह आम अभी भी वनस्पति कायिक जीवों से सहित है, इसके वनस्पति कायिक जीव नहीं हटे। अब इसको हमें ग्रहण करना है, प्रासुक करना पड़ेगा। या तो इसको इसका रस बना लिया जाता है, आम है तो रस बना लेते हैं, या कुछ भी जैसे भी सब्जी बना लेते हैं, जो भी करते हैं उसके द्वारा अग्नि में पक्व कर लेने से यह प्रासुक हो जाता है। अगर हमने पेड़ से तोड़ा मात्र है और हम कहें कि ये तो अचित्त हो गया, तो ऐसा नहीं। जैसे हमने कुएं से पानी निकाला तो वो अचित्त हो गया, ऐसा नहीं। हमें छानना पड़ता है, उसके बाद गर्म करना पड़ता है। वैसे ही हमने पेड़ से एक फल तोड़ा, तोड़ने से ही वह अचित्त हो गया, प्रासुक हो गया, ऐसा नहीं। उसे हमें बनाना पड़ेगा, अग्नि का संयोग कराना पड़ेगा, या उसको यंत्र से उसको रस निकालना पड़ेगा इत्यादि, कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रासुक होगा। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि वहां इतने छोटे छोटे साइज वाला वह वनस्पति कायक है कि हम तोड़ेंगे इतने मात्र से वो सभी हटते नहीं हैं। इसलिए जो मुनि महाराज हैं, जिनका अहिंसा महाव्रत है, वो केवल ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक फल तोड़ा और वो अपना ग्रहण कर लें, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अचित्त भोजन ही ग्रहण करते हैं। सचित्त भोजन, सचित्त सामग्री वो ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमें समझना चाहिए। जैसे जल को गर्म करना पड़ता है, प्रासुक करना पड़ता है, वैसे ही वनस्पति को भी प्रासुक करना पड़ता है, तब वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक इंद्रिय जीव की काफी चर्चा हो गई, अब हम त्रस जीव पर चलते हैं। स्थावर की चर्चा हो गई, त्रस जीव पर। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो उसके समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। दूसरी लाइन, विग तिग चदु पंचक्खा। विग 2, तिग 3, चदु 4, पंचक्खा, इसका संधि विच्छेद कर लें। पंच, च में छोटा अ, अक्खा छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा क और ख ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी छोटा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो ये जो बड़ा आ हुआ था वो वापस छोटा हो गया। पंच अक्खा पंचक्खा। अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है अक्ष, अक्ष का मतलब है इंद्रिय। विग, सबके साथ अक्ष शब्द जोड़ दीजिए। विग 2, 2 इंद्रिय, तिग 3 इंद्रिय, चदु 4 इंद्रिय, पंच 5 इंद्रिय। तसा, तस जीवा, तस त्रस जीवा जीव, त्रस जीव होंती होते हैं। होंती हो क्रिया है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है, होंती होते हैं। ये त्रस जीव होते हैं। इनकी भी परिभाषा देख लीजिए। त्रस जीव की परिभाषा तो आपको बता दी गई। जिसके पास 2 आदि इंद्रियां होती हैं, या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीव को त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्शन और रसना, ये 2 ही इंद्रियां पाई जाती हैं, शेष नहीं होती, वो 2 इंद्रिय जीव है। अब यहां पर संख आदि लिखा हुआ है, इसको भी ले लीजिए। संख आदि, संधि विच्छेद करें, संख, ख में छोटा अ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संख आदि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, तस जीवा, त्रस जीव होंती होते हैं। शंख 2 इंद्रिय जीव का उदाहरण, शंख
शंख जो है वो 2 इंद्रिय जीव है, उसके पास स्पर्शन और रसना ये 2 ही इंद्रियां होती हैं। शंख हो गया, सीप यह भी 2 इंद्रिय जीव है। ऐसे ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कृमि जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, काई कह सकते हैं, ये सब 2 इंद्रिय जीव हैं। और भी बहुत सारे, इतने सारे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सबको हम लगाएंगे कौन सा 2 इंद्रिय जीव, कौन 3 इंद्रिय जीव, कौन 4 इंद्रिय जीव। किसी भी पक्षी को सामने रखिए, किसी भी पशु को सामने रखिए अपने दिमाग में और सोचिए किसके पास कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन इंद्री ये तो रहेगी ही रहेगी। अब रसना इंद्री है कि नहीं, घ्राण इंद्री है कि नहीं, चक्षु इंद्री ये देख सकता है कि नहीं, इसको सुनाई देता है कि नहीं। 24 घंटे धर्म ध्यान किया जा सकता है। सामने कोई चींटी आई, ये चींटी कितने इंद्रिय जीव होगी? शास्त्रों में हमने सुना है, लिख पढ़ा है कि इसके पास स्पर्शन रसना और घ्राण इंद्रिय 3 इंद्रिय दिखाई दे रही हैं, इसलिए 3 इंद्रिय जीव होगी। ऐसा चिंतन हम करते रहें। जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, जो भी जीव हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में विचार करें। ये पेड़ दिख रहा है, ये तो एक इंद्रिय जीव है। अब इसमें क्या प्रोसेस है, कितने जीव होंगे, असंख्यात जीवों का ये समूह है। एक एक जीव की साइज एक एक कितनी छोटी होगी। अब जब हम इसके पीसेस बनाते हैं तो पीस तो बड़े बनते हैं, लेकिन जीव की साइज तो छोटी है। तो इसका मतलब केवल पीस बना लेने से ये प्रासुत नहीं होता है। ये सब चीजें हम काम करते करते भी चिंतन में ला सकते हैं। हर चीज संभव है। स्वाध्याय करने वाले 24 घंटे धर्म ध्यान में लीन रह सकते हैं, क्योंकि वो इतना सीखना समझने का प्रयास करते हैं और उसका प्रैक्टिकल, जब भी कोई काम में लगे हुए हैं तो उसका प्रैक्टिकल चल रहा है। 2 इंद्रिय जीव की परिभाषा हो गई, जिसके पास स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां पाई जाती हैं। 3 इंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां पाई जाती हैं, वो 3 इंद्रिय जीव है। जैसे यहाँ पर शंख आदि, आदि शब्द दिया है तो वो सब ले लेंगे। 3 इंद्रिय जीव में चींटी, चींटी और रेंगने वाले जो होते हैं जैसे खटमल, ये सब 3 इंद्रिय जीव होते हैं। इनके पास स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है और ये सूंघ सकते हैं, घ्राण इंद्रिय भी है। 4 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां हैं, उसे 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। यह देख भी सकता है, सुन नहीं सकता। जैसे मच्छर, मक्खी, भौरा, तितली, ये सब 4 इंद्रिय जीव हैं और भी बहुत सारे होंगे। पंच इंद्रिय जीव जिसके पास 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां जिसके पास होती हैं वो पंचेंद्रिय जीव कहलाता है। जैसे हाथी, घोड़े, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि बहुत सारे। मनुष्य ये भी पंचेंद्रिय जीव है, नारकी, त्रियंच ये भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का क्रम कैसे लगाया जाए? 2 इंद्रिय वाले के पास केवल चक्षु इंद्रिय हो और कर्ण इंद्रिय हो, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनको क्रम से ही याद करना होगा और ये क्रम से ही मिलती हैं। एक इंद्रिय वाले को ऐसा नहीं है कि केवल चक्षु इंद्रिय मिल जाए, स्पर्शन इंद्रिय ना हो, ऐसा नहीं होगा। एक इंद्रिय वाले को केवल स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले को क्रम से चलिए स्पर्शन के साथ रसना, 3 इंद्रिय वाले को स्पर्शन रसना के साथ घ्राण इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले को स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव को 5वां। ये क्रमशः ही प्राप्त होती हैं। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसको ये अक्रम में मिल जाए। कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है जिसके पास रसना इंद्रिय नहीं है, कोई दूसरी इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें समझना चाहिए, इसलिए इनको क्रम से ही याद करें। चलिए, मुझे लगता है कि यह गाथा, इसका अर्थ आपको एकदम क्लियर हो गया। कई परिभाषाएं भी आपके समझ में आ गई हैं, कई प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे।
उन प्रश्नों का जवाब आपको ग्रंथों के स्वाध्याय से मिलेगा, क्योंकि ये तो अनंत है। अभी तो जीवों की मात्र परिभाषा बताई गई है, संसारी जीवों की। इनके विषय में कई प्रश्न हो सकते हैं, वो आप अन्य शास्त्रों से भी देखिएगा, और आगे भी कभी वर्णन ऐसा आएगा तो उस पर और चर्चा की जाएगी। गाथा का अन्वय बड़ा सरल है, देखिए। पुढ़वी जल तेय वायु वनस्पति विविह थावर एय इंदी विग तिग चदु पंचखा संखादि तस जीवा होन्ति। केवल ये जो संखादि शब्द है इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ा, बाकी अन्वय एकदम सीधा सीधा है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आना चाहिए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये विविध प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं। शंख आदि दो इंद्रिय जीव, चींटी आदि तीन इंद्रिय जीव, भौरा आदि चार इंद्रिय जीव, मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव, ये त्रस जीव होते हैं। अब विभक्तियों पर आ जाइए, विभक्तियां भी बेहद सरल हैं। होन्ति, यह क्रिया रूप है, हो क्रिया है, वर्तमान काल यानी पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। बाकी जितने भी शब्द हैं सभी के सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। पुढ़वी जल तेज वायु वनस्पति विविह थावरे इंदी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा संखादि, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। अपभ्रंश साहित्य अकेडमी से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है जयपुर से, उसमें कुछ डिफरेंट दिया गया है। जो ऊपर पुढ़वी जलते वायु वनस्पति और विविध थावरे इंदी, इसको तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताया गया है। विगतिग चतु पंचखा, इसको पंचमी विभक्ति का एक वचन बताया गया है। और तसजीवा संखादि, इन दोनों को प्रथमा का बहुवचन बताया गया है। तो ये थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस है, लेकिन इसको अगर सभी को प्रथमा विभक्ति का बहुवचन माने तो इजी हो जाएगा। श्री ब्रह्मदेव जी ने जो संस्कृत टीका लिखी है उसमें सभी को प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताया है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ, व्याख्या, परिभाषाएं, अन्वय और व्याकरणिक विश्लेषण, ये सब कंप्लीट हो गया है। आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बार द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन प्राकृत भाषा की दृष्टि से हो रहा है, सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की